And I am Rohini and today we'll discuss the case Ram Prasad versus CIT. So इस केस में क्या होता है, राम प्रसाद और श्याम प्रसाद की वाइफ इनके शेयर होते हैं इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि इंगेज होती है एक होटल बिजनेस में। अब जो राम प्रसाद है ये फर्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर बनते हैं कंपनी के बाय द वर्च्यू ऑफ दिस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ओके, अब टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट के हिसाब से इन्हें फिक्स्ड एक मंथली पेमेंट मिलता है ऑफ 2000, कार अलाउंस मिलता है दैट इज़ ऑफ 500 पर मंथ एंड 10% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट जो है उन्हें मिलता है, और फ्री बोर्डिंग एंड लॉजिंग ऑफ अ होटल, ये सारी सर्विसेज इन्हें अवेलेबल होती है। ठीक है, एज ए एमडी। अब फॉर द असेसमेंट ईयर राम प्रसाद वॉज असेस्ड फॉर दिस 53,000 एंड पेएबल टू हिम एज अ 10% ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट। तो जो भी प्रॉफिट हुआ उसका 10% दैट इज़ 53,000। तो विच दिस अमाउंट ही गेव अप, ही डिड नॉट रिसीव दिस अमाउंट, ही जस्ट गेव अप बिफोर बीइंग फाइनलाइज ड्यू बिकॉज ऑफ दिस कंपनी इनएबिलिटी टू पे। कंपनी की जो है फाइनेंशियल पोजिशन नहीं थी कि वो दे सके, सो ही जस्ट गेव अप दिस अमाउंट। अब राम प्रसाद ये क्लेम करता है कि भाई इसने तो अपना जो अमाउंट है वो गिवन अप कर दिया, तो ये टैक्सेबल नहीं होना चाहिए बिकॉज इट डिड नॉट अक्रू टू हिम, और अगर अक्रू हुआ भी हो तो ये टैक्सेबल नहीं होना चाहिए अंडर द सेक्शन 7 और सेक्शन 10। लेकिन जो सारी लोअर अथॉरिटीज़ थी उन्होंने जो है उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा करके अंडर दिस सेक्शन 7। अब अपील में जाते हैं हाई कोर्ट ने, और हाई कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो अमाउंट है ये टैक्सेबल होगा अंडर द सेक्शन 7 एज अ सैलरी की तरह। ओके, या अभी तक यहाँ पे एक फैक्ट समझ में आया। अब इस केस में इशू क्या होता है कि जो अमाउंट है क्या ये चार्जेबल होगा अंडर द सेक्शन 7 एंड एज अ सैलरी की तरह, और सेक्शन 10 में एज अ इनकम फ्रॉम अ बिजनेस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अगर वो चार्जेबल होगा अंडर द सेक्शन 10 तो क्या यह जो असेसी है राम प्रसाद, क्या है ये इंटाइटल है टू गेट अ डिडक्शन ऑफ दिस 53,000 अंडर द सेक्शन 10। ये हमारे सामने कुछ इश्यूज़ है। अब यहाँ पे रूल किया, प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो कि कोर्ट ने कौन सा प्रिंसिपल इसमें यूज़ किया। अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है कि रिम्यूनरेशन जो कि आपने दी है मैनेजिंग डायरेक्टर को, वो एज अ सैलरी दी है और इनकम दी है फ्रॉम अ बिजनेस, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डिस्टिंग्विश करें या तो ये सैलरी है या इनकम है फ्रॉम अ बिजनेस। सो द टेस्ट इज़ वेदर द MD इज़ वर्किंग एज अ एजेंट और एम्प्लॉय। वी नीड टू फिगर आउट दिस कि MP जो है वो एजेंट है या एम्प्लॉय है, और दिस कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसके टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखेंगे तो सी क्लियर हो जाएगा। अब कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, यहाँ पे केस का रेफर दिया उन्होंने राम गोपाल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद का, और इस केस का रेफरल देते हुए कोर्ट ने कंक्लूड किया था कि जो असेसी है अंडर दिस मैनेजिंग एजेंसी एग्रीमेंट, ये एग्जिबिट करता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंसिस्टेंट विद दैट ऑफ अ एजेंट रादर दैन ऑफ अ सर्वेंट। इसीलिए जो रिन्यूमरेशन उसको रिसीव हुई है ना, दैट वॉज नॉट कंसिडर्ड एज अ सैलरी बट इनकम की तरह। क्यों? क्योंकि वो एज अ एजेंट काम कर रहा था। ठीक है, सिमिलर कंक्लूजन जो है और एक केस में उन्होंने दिया CIT वर्सेस आर्मस्ट्रॉन्ग केस में, तो ये दो केस उन्होंने रेफ़र किया। अब प्रेजेंट केस की बात करते हैं तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो इंडिकेट उसके, अगर हम उसको अच्छे से रीड करें इस केस में तो वो इंडिकेट करता है कि राम प्रसाद जो थे उनको अपॉइंट किया गया था बिज़नेस को मैनेज करने के लिए, और यहाँ पे जो टर्म्स ऑफ कंट्रोल और सुपरविजन है जो कि कंपनी एक्सरसाइज कर रही थी राम प्रसाद के वर्क के ऊपर, और इसीलिए यहाँ पे उनका जो एम्प्लॉयमेंट है एज अ सर्वेंट है ना कि एजेंट। तो उनका एम्प्लॉयमेंट कैसा है यहाँ पे सर्वेंट की तरह है, इसीलिए जो रिन्यूमरेशन जो है वो जो भी उन्हें पे किया गया है वो सैलरी मानी जाएगी, और बाकी जो क्वेश्चंस है वो इसमें कंसिडर नहीं किए गए, क्योंकि यही अगर आपको चीज़ क्लियर हो गई कि उनका जो रिन्यूमरेशन एज अ सैलरी की तरह ट्रीट किया गया दैट इज़, तो वो जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा, और अपील को जो है वो डिसमिस कर दिया। थैंक यू।